हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मास एंड वेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मास और वेट के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मास और वेट में डिफरेंस है, पर ज़्यादातर लोग मास और वेट को एक ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मास क्या होता है। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब इसे फिज़िक्स के नज़रिए से हम देखते हैं कि मास क्या होता है। तो ये कह रहा है कि आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मेज़र होता है उसके इनर्शिया का, मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। यानी जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा, और यदि जितना कम उस बॉडी का मास होगा उतना कम उस बॉडी का इनर्शिया भी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। वैसे तो आपने इनर्शिया पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी है, या आप कह सकते हैं एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जिस भी स्टेट में वो बॉडी है वो उस स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। We have also learned the greater the mass, the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in the outer space. तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर जगह सेम रहेगी, चाहे आप उसे अर्थ पे देखें, चाहे आप उसे मून पे देखें, या चाहे आप उसे आउटर स्पेस में देखें। इसलिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, यानी मास कांस्टेंट है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अगर आप इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं तो किसी भी बॉडी के मास को आप अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताता हूँ कि जो मास है वो मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी किसी भी बॉडी का मास उसके इनर्शिया का मेज़र कैसे है। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार लेते हैं, ओके। एग्ज़ाम्पल के लिए हमने लिया एक कार को। अगर कार रेस्ट पर है तो उस कार की टेंडेंसी क्या होगी कि वो रेस्ट पर ही रहे। और अगर कोई कार या कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो मोशन में ही रहे। पर ये मास पे कैसे डिपेंड करती है? जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट पे रहने की है। पर अगर हम उस पे एक फोर्स लगा दें, एक फोर्स लगाएं, थोड़ा सा फोर्स लगाएं, तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। यानी जो उसकी इनर्शिया की वजह से जो स्टेट थी उसकी रेस्ट की वो चेंज हो गई, ईज़िली चेंज हो गई। पर अगर वहीं हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट की बात करें तो हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा। क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। यानी अगर हम उस बॉडी पे थोड़ा सा फोर्स लगाएं और हम उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है अभी, यानी रेस्ट पे रहने की प्रॉपर्टी है, अगर हम उसे चेंज करने की कोशिश करें तो वो इजीली चेंज नहीं होगी, हमें उस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पता लगता है जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा।
और जितना कम किसी बॉडी का मास होगा उतना कम उस बॉडी का इनर्शिया होगा। और जो मास है वो अर्थ पे, मून पे, आउटर स्पेस में कहीं पे भी ले जाओ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी प्लेस टू प्लेस, जबकि वेट में ऐसा नहीं होता। चलिए अब हम जानते हैं वेट के बारे में कि वेट क्या होता है। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक सर्टेन फोर्स की वजह से, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। अब वेट जो होता है, किसी भी बॉडी का वेट होता है, वो क्या होता है? वो होता है फोर्स जिससे कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। तो यानी वेट और मास में डिफरेंस है। जो मास होता है उसकी यूनिट्स होती हैं किलोग्राम या ग्राम या मिलीग्राम, जबकि वेट्स की जो यूनिट होती हैं वो सेम एज फोर्स की यूनिट्स होती हैं। और फोर्स की यूनिट्स हम जानते हैं कि न्यूटन होती है, इसलिए वेट की यूनिट भी न्यूटन ही होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि F इक्वल्स टू ma होता है, यानी मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे a को, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी g से, तो ये फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma बन जाएगा F इक्वल्स टू mg। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है उसे हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। जो वेट होता है उसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जबकि मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वी हैव W इक्वल्स टू mg। अगर अब हम इस फॉर्मूले में F इक्वल्स टू mg में फोर्स को रिप्लेस कर दें W से, क्योंकि इस फोर्स को हम बोलते हैं वेट, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल्स टू mg। एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, द SI यूनिट ऑफ द वेट इज़ सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज़ न्यूटन। ये मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ कि जो वेट की जो यूनिट्स होती हैं वो सेम एज फोर्स की जो यूनिट्स होती हैं वही हैं, यानी वेट की जो यूनिट्स होंगी वो भी न्यूटन ही होगी, जिसे हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। द वेट इज़ अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो किसी भी बॉडी का वेट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंसिडर किया है ये ब्लॉक, यानी फोर्स जिससे अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे हम बोलेंगे इसका वेट, यानी वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर और डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है,
अगर मैं कहूँ W इक्वल्स टू 5 न्यूटन लग रहा है, तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड हुआ 5 और जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम पोलर वेक्टर भी कहते हैं। वेट एक पोलर वेक्टर है। वी हैव लर्न that the value of g is constant at a given place। अभी तक के वीडियोस में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो कांस्टेंट रहता है एक प्लेस पे। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास से m। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला था हमारे पास W इक्वल्स टू mg, इस फॉर्मूला में g हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमें दिखता है कि अगर हम किसी बॉडी का मास बढ़ा रहे हैं तो उसका वेट भी बढ़ेगा, अगर हम मास को घटा रहे हैं तो वेट भी घटेगा। यानी जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का वेट भी ज़्यादा होगा और जिस बॉडी का मास कम होगा उस बॉडी का वेट भी कम होगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेज़र ऑफ इट्स मास। इसी रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं किसी भी जगह यदि किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हर जगह सेम रहता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो मास है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो अर्थ पे, मून पे या आउटर प्लैनेट पे कहीं भी सेम रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन whereas its weight depends on its location because g depends on location। तो इसका जो वेट होता है वो डिपेंड करता है इसकी लोकेशन पे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हर जगह सेम रहेगा बट जो उसका वेट होगा वो डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पे कि वो कहाँ है, अर्थ पर है, मून पर है या किसी और प्लैनेट पर है या आउटर स्पेस में है। क्योंकि वेट जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास जो कि हर जगह कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह अलग अलग है। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर बॉडी का अपना अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसा कि जो मून का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अबाउट 1/6 है एज़ कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अभी हम अगले टॉपिक में इस बारे में पढ़ेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर क्या होगा। We have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts that object. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts that object। तो देखिए हमने पढ़ा था किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर वो किसके इक्वल होगा, जिस फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरीके से वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो होगा वो किसके इक्वल होगा, विद द फोर्स विद विच द मून इज़ अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट।
यानी जिस फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम बोलेंगे वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून। जो मास ऑफ द मून है, जो मास है मून का, वो लेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। इसी की वजह से जो मून जो फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट्स पर वो कम लगाता है एज कंपेयर टू द अर्थ। तो चलिए अब यहाँ पे हम मून और अर्थ के ऊपर जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उनमें क्या रिलेशन होगा उसे जानते हैं। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m। ये बोल रहा है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को m मान लो। लेट इट्स वेट ऑन द मून बी wm। और उस ऑब्जेक्ट के वेट को मून पर wm मान लो। लेट द मास ऑफ द मून बी mm। मून के मास को हम मानते हैं mm। और रेडियस भी rm। और जो रेडियस ऑफ मून है उसे हम मान रहे हैं rm। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले वीडियोस को देखिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो वेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का ऑन द मून, यानी wm जो होगा वो होगा कैपिटल G इंटू में mm इंटू में स्मॉल m बाय में स्क्वायर ऑफ rm। इसी तरीके से उसी सेम ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पर होगा अगर हम उसे we मान लें और मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल M मान लें और रेडियस को कैपिटल R मान लें, तो यूनिवर्सल जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या यूनिवर्सल लॉ है, उससे हम कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ द अर्थ है वो होगा कैपिटल G इंटू में कैपिटल M इंटू में स्मॉल m बाय में स्क्वायर ऑफ R। अब जो 10.1 में जो आप लोगों को वैल्यूज़ दी हुई हैं मास ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की, मास ऑफ मून की और रेडियस ऑफ मून की, अगर हम इन्हें पुट करते 10.16 में और 10.17 में तो हमें ये इक्वेशंस इस तरीके से मिलेंगी। wm which is equals to 2.431 into 10 raised to power 10 कैपिटल G इंटू में m। इसी तरीके से जब हम इन वैल्यूज़ को, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को 10.17 में पुट करेंगे तो we हमें मिलेगा 1.474 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 इंटू में कैपिटल G इंटू में स्मॉल m। जब हम 10.18a और 10.18b का यूज़ करके जब हम 10.18 को डिवाइड करेंगे 10.18b से तो हमें मिलेगा wm बाय में we अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बाय में 6 के इक्वल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा किसी भी ऑन द मून वो होगा 1/6 ऑफ द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg। किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका वेट क्या होगा? वेट जो होता है वो होता है mg के बराबर। तो यहाँ पे हम m को रख देंगे 10 kg और g को रख देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इन्हें सॉल्व करने से हमें मिलेगा 98 न्यूटन। यानी जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर वो होगा 98 न्यूटन। इसी तरीके से अगर अब हम
5 पे आए, एग्जांपल 10.5 पे, तो यहाँ पे बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है जब उसे अर्थ के सरफेस पे मेज़र किया, और अगर उसी सेम ऑब्जेक्ट को हम मून के सरफेस पे ऑब्ज़र्व करें तो उसका वेट क्या होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं WM यानी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो होगा वो 1/6 होगा वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी हम वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विच इज़ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, इसे हम डिवाइड कर देंगे 6 से, और यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.67 न्यूटन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज मास और वेट के बारे में समझ में आया होगा। इसके आगे आप ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो मास जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट प्लेस टू प्लेस वेराई करता है। Why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? क्योंकि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, क्योंकि जो मास ऑफ द मून है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, और वो नियरली 1/6 है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मून का वो 1/6 है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देयरफॉर जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वो 1/6 होता है टू द वेट ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।